हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो सभ्यता टॉपिक है ये आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि इसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो संस्कृति है, जिसे कल्चर को हम लोग जब पढ़ते हैं तो संस्कृति में ही हमें सभ्यता को भी समझना पड़ता है। संस्कृति और सभ्यता दोनों को हम लोग एक ही तरीके से मिलता जुलता मानते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही समझने वाले हैं कि आखिर में संस्कृति और सभ्यता में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो कि परीक्षाओं में हमें कंफ्यूज कर देता है। तो ये टॉपिक अपने आप में भले थोड़ा सा हटके लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लेक्चर प्रारंभ करने से पहले आप लोग तीन यहाँ पे इमेज दी गई है। एक ये इमेज है, एक ये है और एक ये है। इस पे आप लोग थोड़ा सा नज़र डालिए और देखिए कि आखिर में हमें इनमें क्या बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ जो बर्तन बने हुए हैं। तो जो पहले की सभ्यता रही है वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें यूज की जाती थी, खाने पीने के तरीके कैसे, जो बर्तन के तरीके थे या कपड़े के पहनावे के तरीके थे, तो वो किस तरीके के थे वो हमें दिखाई देते थे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि वहाँ पे जो स्नानागार था और जो भवन के पैटर्न थे कि किस प्रकार से भवन का निर्माण हुआ था, उससे हम ये एक एजम्पशन करते हैं कि हाँ, उस समय की जो सभ्यता थी वो इस प्रकार की थी और जो शहर थे वो इस प्रकार से बने हुए रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग दूसरा पक्ष देखेंगे, इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं। हम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी जो वैल्यू होती हैं, जो हमारे किस प्रकार से हमसे उम्मीद की जाती है व्यवहार करने की, क्या किस प्रकार के प्रैक्टिसेस हैं, हमारे संबंध किस प्रकार के होते हैं, कस्टम कैसा होता है, वहाँ पे भूमिका लोग किस प्रकार से निभाते हैं, रिचुअल्स कौन कौन से होते हैं, या कम्युनिकेशन अर्थात एक दूसरे से बात करने के तरीके कौन से होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इन चीज़ों को, जो भी कल्चर के हमें तत्व देखने को मिलते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, वो बल्कि दिखते नहीं हैं, बल्कि हमारे विचारों से, ज्ञान से, कौशल से संबंधित होते हैं। जबकि अगर हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस जो है वो मैं समझाने की कोशिश की थी। अभी इसी के साथ ही हम लोग लेक्चर प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे सभ्यता से संबंधित कुछ विचारों के कथन है, पहले वो हम लोग देख लेंगे। तो फीचर का कथन है कि एक सभ्य समाज के लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में अस्थायी निवासी बनाकर रखते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, उनमें कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। उनका व्यवहार औपचारिक रूप से आदिम समाजों की अपेक्षाकृत संस्थाकृत एवं जटिल होता है। तो यहाँ पे फीचर ने सभ्य समाज और जो एक असभ्य समाज या आदिम समाज होता है उसमें बेसिक डिफरेंस करते हुए इन्होंने सभ्यता की परिभाषा दी है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ हाईलाइटेड रेड कलर में दिखेंगे, तो ये इनके की टर्म्स आप लोग समझ सकते हैं। याद करने के लिए आप लोगों को आसानी रहेगी। फेयरचाइल्ड का कथन है कि हम असभ्य व्यक्तियों के संदर्भ में ही सभ्य व्यक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभ्यता की चूँकि बात हो रही है, तो यहाँ पे सभ्यता और जो सभ्यता की परिभाषा देख रहे हैं वो असभ्य और सभ्य से जोड़ के निकाली जा रही है। तो फेयरचाइल्ड ने कहा है कि हम असभ्य व्यक्तियों के संदर्भ में ही सभ्य व्यक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। उच्च सभ्यता का निर्णय जो होता है वो बौद्धिक, ललित कला, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग फेयरचाइल्ड का जो कथन है उसमें कुछ की टर्म्स हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। टायलर का कथन है कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें
उच्च श्रेणी की वैयक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। सॉरी। तो टायलर ने कहा है यहाँ पे कि जो सभ्यता होता है वह मानव जाति की विकसित अवस्था है, जिसमें उच्च श्रेणी की वैयक्तिक और सामाजिक संगठन हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात हमें सामाजिक स्तर पे भी संगठन देखने को मिलेंगे और वैयक्तिक स्तर पे अर्थात पर्सनल लेवल पे भी हमें जो संगठन है वो देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य इन्होंने बताया है कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करता है। तो ये इनके कुछ की टर्म्स हैं टायलर के कथन में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रूम एवं सेल्जनिक का कथन है कि एक सभ्य समाज वह है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि विशेषीकरण और कार्य विभाजन की बात फीचर करते हैं, वहीं पे श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बात ब्रूम एवं सेल्जनिक करते हैं। इन्होंने भी उच्च प्रौद्योगिकी की बात की है। यहाँ पे आप लोग फेयरचाइल्ड के कथन में भी प्रौद्योगिकी की बात आप लोग देखेंगे, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ इन्होंने बौद्धिक, ललित कला और आध्यात्मिकता को ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा समाज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक सभ्य समाज होगा वो बहुत ही अच्छा ही समाज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा वो इनके कथन में आप लोग देखेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी संभावना ये बताते हैं। इनकी संस्कृति सरल प्रौद्योगिकी वाले समाज से उच्च श्रेणी की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग एक जो सभ्य समाज की परिभाषा इन्होंने ब्रूम एवं सेल्जनिक ने किस प्रकार से दी है वो आप लोग समझ सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जब आवश्यकताओं की पूर्ति की बात चल रही है तो एक नाम और याद आ रहा होगा, मालिनोव्स्की का। मालिनोव्स्की ने थ्योरी ऑफ नीड दी, अर्थात आवश्यकताओं का सिद्धांत। लेकिन उन्होंने, आप लोग ये याद रखिएगा कि संस्कृति की बात की कि जो संस्कृति होती है वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि मैकाइवर एवं पेज ने भौतिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया है और इन्होंने कहा है कि सभ्यता जो होता है उसमें उन भौतिक तत्वों को गिनते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इन्होंने सभ्यता क्या होता है, सभ्यता जो होता है उस संस्कृति को प्राप्त करने के लिए या उस संस्कृति को समझने के लिए एक साधन का काम करता है। गिलिन और गिलिन की बात करें तो इनका कथन बहुत ही सरल है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति का अधिक जटिल और विकसित रूप ही सभ्यता कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग जटिल और विकसित जो है इनका की टर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कथन गिलिन एवं गिलिन का है। अब यहाँ पे हम लोग सभ्यता की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं कि आखिर में सभ्यता की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला पॉइंट है कि सभ्यता में मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। किस प्रकार के बर्तन हैं, किस प्रकार के कपड़े हैं, किस प्रकार की जो घर के ढांचे हैं, या किस प्रकार से हमें अर्थव्यवस्था का जो रूप देखने को मिलता है, संरचना देखने को मिलता है, तो ये सारे की सारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि सभ्यता मूर्त होती है क्योंकि वो हमें दिखाई देती है। और क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो भौतिक होती है। सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। तो ये आप लोग यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज का कथन देख सकते हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को व्यक्त करती है। तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति के विकास के उच्च स्तर को व्यक्त करती है। अगला पॉइंट है कि सभ्यता प्रगतिशील है और सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो सभ्यता की एक और विशेषता है कि सभ्यता प्रगतिशील है, अर्थात हमेशा सभ्यता जो है वो आगे की तरफ विकसित होती रहती है और आगे को बढ़ती रहती है। सभ्यता में परिवर्तन शीघ्र होते हैं
चूँकि सभ्यता जो है वो भौतिक वस्तुओं से निर्मित है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। वहीं पे अगर संस्कृति की बात करें तो चूँकि वो मनुष्य के विचारों और व्यवहारों से संबंधित होती है, और मनुष्य के जो विचार और व्यवहार होते हैं वो बहुत ही ईजिली चेंज नहीं होते हैं। जो हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, ये हम इतनी आसानी से नहीं बदल पाते हैं। तो इस प्रकार से सभ्यता जो होती है वो बहुत ही जल्दी ही परिवर्तनशील होती है। सभ्यता का हस्तांतरण जो होता है वो एवं प्रसार सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि वो चूँकि ईज़िली हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप लोग ऐसा देखेंगे कि जो भारतीय वस्त्रों का पहनावा है वो हमें वेस्टर्न कल्चर में भी देखने को मिलेगा। जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें आसानी से लोग कपड़े पहन रहे हैं। यहाँ की मान्यता, यहाँ की रूढ़ियाँ, यहाँ की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ के पहनावे हैं, यहाँ के जो भोजन करने के तरीके हैं, पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसे हैं, चाट है, जलेबी है, ये मज़े से वो लोग खाएंगे। लेकिन यहाँ की परंपराओं की बात करें तो वो उन्हें नहीं समझ में आएगा, ना ही पसंद आएगा। वहीं पे अगर बात हम अपनी करें तो हम वेस्टर्न कल्चर को ईज़िली एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर देखें तो चाहे वो हम देखें तो टॉप टी शर्ट, जीन्स, इस टाइप के जो पहनावे हैं आजकल हम लोग भी पहनते हैं। तो जो पहनावे हैं वो ईज़िली हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ले लिए हैं। लेकिन वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ पे किस प्रकार से फैमिली का पैटर्न है रहने का, लोगों का किस प्रकार से रहने का लाइफ स्टाइल है, वो हम इज़िली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी परंपराएं हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सभ्यता का जो हस्तांतरण होता है और प्रसार होता है वो सरलता से पूरे विश्व में हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में आखिर में अंतर क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है कि संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या विशेषताएं कौन सी हैं, या फिर सभ्यता की विशेषता कौन सी है। तो जब तक हमें नहीं पता रहेगा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर में सभ्यता और संस्कृति में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। सभ्यता का माप सरल है परंतु संस्कृति का नहीं है, क्योंकि विचारों की बात है, परंपराओं की बात है, तो संस्कृति का हम माप नहीं कर सकते हैं। सॉरी। सभ्यता सदैव आगे को बढ़ती है किंतु संस्कृति जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे को बढ़े ही। सभ्यता बिना प्रयत्न के आगे बढ़ती है परंतु संस्कृति में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें प्रयत्न करना पड़ता है। सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न एवं हानि के ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम किसी वेस्टर्न कल्चर के कपड़े को पहन रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनके विचारों को यदि अपना रहे हैं तो वह हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे के रूप में दिखता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर की तरह से रहने लगे लोग। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो ये इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता को बिना किसी प्रयत्न और हानि के ग्रहण किया जा सकता है, जबकि संस्कृति को हम नहीं कर सकते हैं। संस्कृति को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न भी करना पड़ेगा और कुछ न कुछ उसके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सभ्यता संस्कृति को प्राप्त करने का साधन होता है। सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति जो होती है वो आंतरिक होती है। सभ्यता में परिवर्तन व सुधार जो होता है वो संस्कृति की अपेक्षा सरल होता है, इजीली हो जाता है। सभ्यता में रैखिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये अगर हमने एक ग्राफ बनाया, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे एक मैं चार्ट बना रही हूँ। ये जैसे कि मान लेते हैं ये है, तो सभ्यता जो होता है वो आप लोगों को ऐसे दिखेगा। सभ्यता जो है वो एक दिशा में आगे को बढ़ता रहता है, जबकि संस्कृति जो है ये चक्रीय होता है। तो संस्कृति का अगर हम ग्राफ देखें
तो ये आप लोग ऐसे मान सकते हैं। अगर ये बीच से एक लाइन आप खींच दीजिए तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बार संस्कृति को हम आगे को बढ़ते हुए देखेंगे, फिर संस्कृति पीछे भी हो सकती है, फिर आगे वो रिपीट होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो संस्कृति होती है इसको इस वे में भी समझ सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि संस्कृति जो होती है वो हमेशा ऐसे को बढ़ती रहती है, मीन्स आगे को ये रिपीट होती रहती है। सेम उसी संस्कृति को आप देखेंगे तो कुछ 20 साल 30 साल बाद हमें वो संस्कृति नज़र आती है। तो ये परिवर्तनशील होती तो है, अर्थात एक स्थिति से गुजरती है और फिर उसी स्थिति पे आके मिलती है, फिर एक स्थिति वहाँ से गुजरती है और फिर वहीं आके मिलती है। तो इस प्रकार से संस्कृति जो होता है वह चक्रीय क्रम में घूमता रहता है। सभ्यता के प्रति कोई मानसिक लगाव नहीं होता है। हम आज चाहें किसी भी भौतिक जो साधन है, जो भी हमारे उपयोग की है, मैं उसे अपना सकती हूँ, और नहीं चाहें तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा उनसे कुछ मानसिक लगाव नहीं होता है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की बात कर लें तो मोबाइल फ़ोन पहले आप लोगों को याद होगा कि नोकिया का मोबाइल फ़ोन चला करता था जो कीपैड वाला रहता था, या फिर वोडाफोन का चला था। तो उस प्रकार के मोबाइल फ़ोन उस समय वही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, लेकिन आज उसको कोई नहीं पूछता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो सभ्यता होता है इसके प्रति कोई मानसिक लगाव नहीं होता है। जो कि सभ्यता आगे को बढ़ती रहती है तो लोग भी उसी के अनुसार आगे की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, जबकि जो व्यक्ति होता है वो संस्कृति के प्रति मानसिक लगाव रखता है और उसका रिस्पेक्ट भी करता है, आदर करता है। यहाँ पे संस्कृति की अवस्था की बात करें तो संस्कृति की अवस्था के लिए दुबे ने, एस.सी. दुबे की ये बात हो रही है। एस.सी. दुबे ने संस्कृति की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। सॉरी। संस्कृति की 6 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो पहली है आदि पाषाण युग। आदि पाषाण युग अर्थात पाषाण युग से भी बहुत पहले का। पूरा पाषाण युग अर्थात पाषाण युग से जस्ट पहले का समय। नव पाषाण युग जो है वो नव पाषाण युग अर्थात पाषाण युग में ही जो थोड़े विकसित हो गए थे स्टेज। तो यहाँ पे 3 आप लोगों को सिर्फ पाषाण युग से ही संबंधित दिखेगा, आदि, पुरा और नव। ये आप लोग याद रखिएगा, आदि, पुरा, नव। तो इस प्रकार से आदि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग। अगला स्टेज आता है ताम्र युग का, फिर कांस्य युग का और फिर लौह युग का। तो ये 6 युगों की बात इन्होंने एस.सी. दुबे ने की है। अब बात करते हैं संस्कृति परिवर्तन क्या होता है। तो किंग्सले डेविस के अनुसार इन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं। तो किंग्सले डेविस ने कहा है कि संस्कृति की किसी भी तत्व में अगर परिवर्तन होता है तो हम उसको सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कला हुआ, साहित्य हुआ, विज्ञान, दर्शन, फैशन, कानून आदि में तथा सामाजिक संगठन के रूपों और नियमों में होने वाले परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किंग्सले डेविस का कथन है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी कथन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पार्सन्स ने कहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण अवस्थाओं में परिवर्तन से है। तो इन्होंने कहा है पार्सन्स ने कि मूल्यों में यदि परिवर्तन हो रहा है, विचारों में यदि परिवर्तन हो रहा है और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है या संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। समनर ने यहाँ पे संस्कृति में परिवर्तन के 3 कारण बताए हैं। समनर ने बताया है कि जो संस्कृति में परिवर्तन होता है तो आखिर में क्यों होता है, इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कारण तो इन्होंने ये बताया है कि संस्कृति का 100% हस्तांतरण जो होता है वो नहीं होता है, वो असंभव है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति जो होती है वो हस्तांतरित होती रहती है, लेकिन क्या जो पिछली पीढ़ी के लोगों के विचार थे और जो उनके बच्चे होंगे
तो क्या उन दोनों की सोच एक जैसी होगी? नहीं होगी। उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो जो नई पीढ़ी होती है वो उस पिछली संस्कृति के जो हमें तत्व थे उनमें से कुछ तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन 100% एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे नए समय के साथ तो चलना है ना। तो अगर पुरानी संस्कृति को ही वो 100% एक्सेप्ट कर ली तो फिर नई जनरेशन कैसे कहलाएगी? इसलिए जो नई जनरेशन होती है अर्थात नई पीढ़ी होती है वो अपने समय के तत्वों को भी अपने पास रखती है और जो पुरानी पीढ़ी के संस्कृति के तत्व हैं उसको भी अपने पास लेती है। तो इस प्रकार से संस्कृति का 100% हस्तांतरण जो है वो असंभव है। और ये बात किसने कही है? ये WG समनर ने कही है। इन्होंने कहा है कि बाह्य दशाओं में परिवर्तन होता है, इसके कारण भी संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। चूँकि बाह्य दशाओं में परिवर्तन होता है, बहुत ऐसे तत्व हमें हैं जो कि परिवर्तित होते हुए समाज के साथ, चूँकि जब सभ्यता में परिवर्तन होगा तो हमें संस्कृति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब अगर हम मान लें कि जिस समय मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उस समय की जो लाइफ स्टाइल थी, उस समय की जो संस्कृति थी और आज जो कि टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न सब चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई हैं, तो जो आज की संस्कृति है क्या हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। भले हम बहुत सारी संस्कृति के तत्व हमारे साथ हैं आज भी, लेकिन बहुत सारे परिवर्तित भी हो चुके हैं। तो समनर ने कहा है कि बाह्य दशाओं में परिवर्तन होता है, इसके कारण भी संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कि जब बाह्य दशाओं में परिवर्तन होता है तो फिर हमें उससे अनुकूलन भी तो करना होता है। हम अगर अपनी पिछली पीढ़ी की बात करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे माता पिता हुए, हमारे सास ससुर हुए, तो उनकी अगर बात हम देखें तो उन्होंने जो उस समय की लाइफ स्टाइल जी, क्या आज सेम वही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, वो हमारे अनुसार भी जी रहे हैं। तो अनुकूलन के भी प्रयत्न किए जाते हैं, इस कारण भी हमें संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समनर ने 3 कारण बताए हैं। संस्कृति का 100% हस्तांतरण असंभव होता है, बाह्य दशाओं में परिवर्तन और अनुकूलन का प्रयत्न, ये तीनों जो हैं ये संस्कृति में परिवर्तन के कारण माने जाते हैं। अब सांस्कृतिक संपर्क क्या होता है? तो जब दो भिन्न संस्कृतियां जो होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उसे ही सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। अगर हम 2 संस्कृतियों की बात कर लेते हैं, ये संस्कृति ये है और ये संस्कृति बी है, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये दोनों की हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे के जब संपर्क में आती हैं तो उसी को हम सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आप लोगों को और देखने को मिलेगा, संस्कृति संक्रमण या फिर पर संस्कृति ग्रहण। इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर में क्या होता है। सॉरी, संस्कृति संक्रमण, ये आप लोगों को पर संस्कृति ग्रहण का ही टर्म्स देखने को मिलेगा। कभी एग्जाम में संस्कृति संक्रमण भी पूछा जा सकता है या फिर पर संस्कृति ग्रहण भी पूछा जा सकता है। 2 संस्कृतियां जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये हम सभी को पता है कि जब 2 कल्चर एक साथ मिलेंगे तो हमें उस दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे देखने को मिलेगा। उनमें से कोई एक दूसरे के या दोनों के परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है। तो उनमें से कोई एक संस्कृति भी दूसरे का ग्रहण कर सकती है या फिर दोनों संस्कृतियां जो होती हैं वो एक दूसरे का जो संस्कृति होता है वो ग्रहण करते हैं या उनके तत्व जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं, तो उन्हें प्रसार कहते हैं अगर किसी एक सांस्कृतिक तत्व की बात हो रही है तो। किंतु जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पे बहुत सारी सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। जब कुछ सिर्फ सांस्कृतिक तत्वों की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं दोनों संस्कृतियों के द्वारा, तो यही पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये टर्म देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान है। ये जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, इसका अर्थ ये निकलता है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी, हर कोई अपनी संस्कृति के अनुसार ही उसके साथ अनुकूलन करता है, और इसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। अर्थात हमारी संस्कृति कैसी है, हम उसके अनुसार रहना चाहेंगे। आपकी संस्कृति कैसी है, आप उसके अनुसार रहना चाहेंगे। कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति है हमारी संस्कृति से, तो उसकी आखिर में किस प्रकार की संस्कृति है, वो उसके अनुसार रहना चाहता है। तो इसी को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं, या फिर इसे हम कल्चरल रिलेटिविज्म कहेंगे। तो ये हम लोग आप जो आज सभ्यता और संस्कृति, चूँकि हम आप लोगों से यही बताना चाह रहे थे कि संस्कृति और सभ्यता को हम अलग अलग रख के नहीं समझ सकते हैं। तो भले टॉपिक सभ्यता था, लेकिन हमको इसमें संस्कृति से ही संबंधित बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझने थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब से जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग अब तक में संस्कृति का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो इससे संबंधित चाहे सामाजिक प्रतिमान है या कुछ अन्य टॉपिक है, देखते हैं, तो उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग हमें लाइक करके ज़रूर बताया करिए, कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताया करिए कि आखिर में आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगता है, और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, क्योंकि जो मैं एक कहना चाहिए सीक्वेंस वाइज इस टॉपिक को लेके चली हूँ। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है, बिल्कुल एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कि कुछ जैसे NTA UGC नेट के क्लासेस के लिए, या फिर UP PGT की क्लासेस के लिए, या फिर कुछ आया था, एक मेरे साथी ने कमेंट किया था कि जो UGC नेट का जो थिंकर्स का 26 थिंकर्स का है, मैम उस पर क्लास बना दीजिए। तो हम लोग, चूँकि मैं अकेले हूँ और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, बट ठीक है, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों की जो भी इस टाइप की डिमांडिंग जो वीडियोज़ हैं वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप लोग बस हमारे साथ जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अगर आप लोग सोचेंगे, साथ ही मैं ये भी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का अगर डेट आप लोग सोच के पढ़ेंगे तो पढ़ाई फिर मुश्किल हो जाएगी। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, डेली आप लोग नेट पे सर्च कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप ही लोगों में से बहुत ऐसे साथी होंगे जो इसी समय का फ़ायदा उठा रहे होंगे, और वो लोग सीरियसली अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी थोड़ा सीरियसली अच्छे से जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोग भी किया करिए। धन्यवाद।